हेलो साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्री बीएड प्री डीएलएड 2024 की तैयारी आप सभी साथियों को करवा रहा हूं। इसी कड़ी में आज हम क्लास 3 पर चर्चा करेंगे। शिक्षण अभिरुचि की हमारी ये क्लास है, क्लास 3 है, जिसमें आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति। अभिवृत्ति को मैंने इसके पहले वाली क्लास में बता दिया है। अभिवृत्ति कहना चाहिए एक तरह से हम व्यवहार का नाम इसको देते हैं, एक तरह से अभिवृत्ति मतलब हम व्यवहार कहते हैं। अब यहाँ पर शिक्षा के प्रति एक शिक्षक की क्या अभिवृत्ति होनी चाहिए, एक शिक्षक का क्या व्यवहार होनी चाहिए, आज हम क्लास 3 में चर्चा करेंगे। इसमें बात करेंगे शिक्षक के क्या क्या गुण होते हैं, कौन से टीचिंग मेथड का उपयोग एक शिक्षक करता है, कौन से शिक्षण विधियों का उपयोग एक शिक्षक करता है और उपयोग करके वो कैसे बच्चों को पढ़ाता है। आज हम इसी पर इस वीडियो में बात करेंगे। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्लास, वो भी बिल्कुल निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए प्रोवाइड हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का संबंध मैंने अभिवृत्ति को बताया था, आप एक तरह से व्यवहार मान सकते हैं। एक शिक्षक है, शिक्षक का व्यवहार शिक्षण से दृष्टिगत होता है। आप सभी इसको जान रहे हैं। शुरू करें। शिक्षक बनने के इच्छुक व्यक्ति में शिक्षा के प्रति एक स्पष्ट लक्ष्यात्मक दृष्टिकोण होना आवश्यक है। देखिए, आप एक टीचर बनने जा रहे हो, टीचर बनने वाले हो, टीचर बनने के लिए आप पढ़ाई करना चाहते हो और इसीलिए आप क्या करने जा रहे हो, प्री बीएड प्री डीएड की तैयारी कर रहे हो ताकि आपको बढ़िया से कॉलेज में बीएड या डीएलएड करने के लिए आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है। अब आपकी रुचि है शिक्षक बनने के, आप इच्छुक हो, तभी तो आप प्री बीएड प्री डीएलएड की पढ़ाई कर रहे हो। बीएड या डीएड करना क्यों चाहते हो? भैया आपकी रुचि है, आपका लक्ष्यात्मक आप दृष्टिकोण है एक टीचर बनना। यदि व्यक्ति की शिक्षण में अभिरुचि है, अब मान लीजिए आपकी शिक्षण में रुचि है, आप शिक्षा में इंटरेस्ट लेते हो, तभी तो आप एक अच्छा शिक्षक बन पाओगे। कहने का तात्पर्य है शिक्षा के प्रति यदि आपका लक्ष्यात्मक दृष्टिकोण है, आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, मैं शिक्षक बनकर बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाऊंगा, बच्चों का सर्वांगीण विकास करूंगा, तो ये आपका व्यवहार है, ये आपका उद्देश्य है, ये आपका अभिवृत्ति है। ठीक है। उसके लिए शिक्षा मात्र एक औपचारिक न होकर जीवन के लिए उपयोगी, सर्वांगीण विकास के लिए सहायक होती है। मैंने अभी कहा शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। याद रखना इस बात को। आजकल हम शिक्षा को एक पेशा मान लिए हैं, शिक्षकीय पेशा जिसको हम कहते हैं। बड़े बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट संस्था, प्राइवेट विद्यालय ओपन हो रहे हैं और सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से, जबकि शिक्षा पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं अपितु सर्वांगीण विकास का उद्देश्य होना चाहिए, अर्थात बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण से तात्पर्य सभी क्षेत्र बच्चे शिक्षित हो तब करे, ये हमारा शिक्षा का क्या होना चाहिए भाई, उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं शिक्षक के योग्यता, उनकी गुण क्या होनी चाहिए। तो देखो भाई, शिक्षण कार्य हम करते हैं तो शिक्षक के लिए, शिक्षक को कोई भी शिक्षण कार्य है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित गुणों से लैस होना चाहिए। उनके पास अनेक क्षमताएं होनी चाहिए। देखियो, ऐसी ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई टीचर नहीं बन जाए संगवारियों, है ना। इसके लिए आप में कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, आप उसके लिए टैलेंटेड होनी चाहिए। एक होशियार है, मान लो हम कहते हैं कि कक्षा का होशियार लड़का है, बहुत दिमाग है, तो मत है शिक्षक बन जा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन पॉसिबल तो नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहां पर देखो शिक्षक बनना और बेहतर पढ़ाने की क्षमता अलग अलग चीजें होती। एक टॉपर को जब हम कहें कि आप पढ़ा के बताओ, वो अच्छे से नहीं पढ़ा सकता, लेकिन वहीं पर एक एवरेज बालक को यदि हम कहें कि आप बच्चों को पढ़ाओ, वो बेहतर पढ़ा देता है। शिक्षक का अर्थ सिर्फ होशियार होना नहीं होता। याद रखना, यदि मैं बहुत होशियार हूं, कक्षा का टॉपर हूं, जरूरी नहीं है कि मैं अच्छा पढ़ा सकूंगा। ये एक टैलेंट है, ये एक क्षमता है जो रुचि से आती है। क्लियर है भाई। तो अब एक शिक्षक के पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए, कौन सी गुण होनी चाहिए। देखो, पहला है बालक की प्रकृति का ज्ञान, बालक की नेचर को वो समझे, बालक का व्यवहार को वो समझे। बालक कौन सी परिस्थिति से आया है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, कौन सी परिस्थिति से वो आया है, अमीर है, गरीब है, स्तर कैसा है,
रहन सहन कैसा है, आप उसी के हिसाब से आप बच्चों को पढ़ाओगे सिखाओगे। भाई बच्चा मान लो बच्चे ने रोबोट देखा ही नहीं है, आपने रोबोट का उदाहरण दे दिया। भाई बच्चे का परिवेश ग्रामीण है, ऐसे क्षेत्र से बच्चा बिलोंग करता है जहां पर इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको वहां पर रोबोट नहीं बताना है, वहां पर आपको गोबर चोटा बताना है, मतलब उनके क्षेत्र से जुड़ी हुई चीजें बताना है मेरे दोस्तों, है ना भाई। तो इसको आपको लेकर बताना है, समझे। अब यहीं पर देखो एक एग्जाम्पल, बालक की प्रवृत्ति को समझने के लिए बढ़िया एग्जाम्पल। जब आप किसी शहर के बच्चे को बोलते हैं कि बेटा, आप पूछो उनको कि बेटा दूध कहाँ से आता है, बच्चे क्या बोलेगा, दूध डेयरी फार्म से आता है, या सुबह दूध वाला आता है दूध दे जाता है। उसको नहीं पता कि दूध आता कहाँ से है। लेकिन यहीं पर यही सवाल यदि एक गांव के बच्चे को पूछा जाए कि बेटा दूध कहाँ से आता है, बच्चा बता देगा कि दूध गाय से हमें मिलती है। लेकिन शहर का बच्चा इस चीज से अनजान हो जाता है। तो देखिए वहां पर परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है, वहां पर बच्चे की जो सामाजिक स्थिति है, रहन सहन है, उसके आधार पर आप बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। और होगा कैसे, बच्चों की नेचर को आपको समझना होगा, ठीक है। दूसरी बात, विषय का ज्ञान भी एक टीचर को होनी आवश्यक है। भाई आप मान लीजिए आपको गणित की कक्षा लेनी है, गणित का ग नहीं पता, आपको मेथड्स नहीं पता ही नहीं है मेथड क्या होता है, गणित में क्या करना है, कैसे करना है, अमका ढिमका फलाना कुछ पता नहीं है, चुपे चुप जात कक्षा में पढ़ाता कुंजी ला देख के। ऐसे में बच्चा नहीं सीखता मेरे दोस्त। आपको बैंकिंग मॉडल नहीं अपनाया है मेरे दोस्त, आपको रचनावादी अपनाना है। और रचनावाद कहता क्या है, बच्चे को आप विभिन्न तरीकों से सिखाओ। आपने बच्चे को आपको साथ जोड़ना सिखाना है, बच्चे को साथ जोड़ना सिखाना है, आपको सिर्फ 4 धन 3 नहीं सिखाना। भाई 7 को तो आप जोड़ना सिखा रहे हो ना, 4 धन 3 सिखाओगे, 3 धन 4 भी सिखा सकते हो, 5 धन 2 भी सिखा सकते हो, 6 धन 1 भी सिखा सकते हो, है ना। 3 धन 1 भी, बहुत सारे टेक्निक्स हैं। आपने का उद्देश्य तो 7 सिखाना है ना, न कि 4 धन 3 सिखाना है। तो ये कब आएगा, जब आपके पास विषय का ज्ञान होगा। चीजें क्लियर हो रही है, आगे बढ़े। छात्रों पर शिक्षक और शिक्षण के प्रभाव का ज्ञान। देखो भाई, शिक्षक और शिक्षण का प्रभाव, देखो आप एक अच्छा शिक्षक हो, आपका प्रभाव बच्चे पर पड़ना चाहिए, तभी आप बेहतर शिक्षक हो। आपको बच्चा याद करे एक अच्छा टीचर के रूप में। और कब याद करेगा, जब आप बच्चे को अच्छा पढ़ाओगे, है ना भाई। और चुपे चुप जाओगे, रटवाओगे, लिखवा दोगे, पुस्तक खोलो, प्रश्न उत्तर लिखो, कॉपी खोलो, बस कालो गए कालो बेटा पुस्तक खोला, प्रश्न उत्तर लिखा, पढ़ो दिन गए वही बूता, नरो दिन गए वही बूता। तो ऐसे में बच्चा नहीं सीखता। भाई आप इंटरेस्ट जगाओ ना जी। छात्रों पर शिक्षक, आप बच्चों में ऐसे प्रभाव छोड़ो जो पॉजिटिव हो, बच्चा आपको पसंद करे। और रोज रोज लिखाई बूता करत रहो तो का प्रभाव छूटी है, गुरुजी आते और लिखवाते और चल देते। तो यही बच्चे में प्रभाव थोड़ी छोड़ना है। आप एक अच्छा शिक्षक के रूप में आप बढ़िया पढ़ाओगे, बच्चा सीखेगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो, अगला पॉइंट है शिक्षण विधियों का ज्ञान। अब टीचिंग मेथड, देखो भाई प्रत्येक बच्चा, मैंने कहा था प्रत्येक बच्चा अपने आप में क्या होता है, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी एक तरीका से बच्चा नहीं सीखा, तरीका बदलो। एक चीज हमेशा याद रखना, यदि कोई बच्चा नहीं सीख सकता ना, वो शिक्षक की गलती है, न कि उस बच्चे की गलती। आप सिखा नहीं पा रहे हो, आप मेथड बदलो, तरीके बदलो, लेकिन सिखाओ। और कब सिखाओगे, जब आपको भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होगा। और कब होगा मेरे दोस्तों ये ज्ञान, जब आप प्रशिक्षित रहोगे। इसीलिए तो आजकल किसी भी सरकारी संस्थाओं में अप्रशिक्षित शिक्षक नहीं लिए जाते। प्राइवेट स्कूल में तो जी लपा से तिला उठा लेते, 12वीं पढ़े थे 10वीं पढ़ाते, है ना। लेकिन अप्रशिक्षित शिक्षक है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 कहता क्या है, योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक की भर्ती होनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल ही क्यों ना हो। तो इस बात को हमको समझना है भाई।
अगले पॉइंट पर आइए, देखिए छात्रों के समक्ष विषय प्रस्तुत करने की विधि का ज्ञान। अब देखो छात्रों के समक्ष आप विषय वस्तु को देखो, अब तरीका है ना यहाँ पर, एक गुरुजी आइस अपन विषय ला किस तरह से सामने वाला लइका मन ला बताइस, है ना, वो परोसत है ना अपन ज्ञान ला लइका मन तक बांटा थे। फिर एक जन गुरुजी आइस, फिर वह अपन कैसे तरीका से लइका मन ला पढ़ा थे, मतलब विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की विधि तरीका बांटने का तरीका। जैसे इस क्रम में उदाहरण जैसे पंगत में खाए पर बैठे रहथन, है ना भाई, कहूँ ला देखबे त कटोरी ला अब 50 जन लाइन से बैठे है ना, और बड़का जानी के धमेला में सब्जी रखे है, और कई जन का करथे वह खींचत खींचत परसत रही, और कई जन कैसे परसथे ओला उठा के एक जन करा लेखी फिर दूसरा जन करा, ये दूसरा तरीका। कई जन का करथे परसे एक बेरा थोकन धुरियाम पकही, 4 जन ला परस दहा तसने, तब फिर 4 जन ला छोड़ी फिर धुरियाम पकही, तो परसे के भी तरीका अलग अलग। ठीक वैसने शिक्षण में ठन भाई पढ़ाए के विषय वस्तु ला लइका मन तक प्रस्तुत करे के तरीका के ऊपर डिपेंड करते। चीजें समझ में आ रही है ना, तो इस तरह से हमको बच्चों को पढ़ाना होता है। तो ये क्वालिटीज हैं, ये योग्यताएं हैं जो एक टीचर में होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक देखो शिक्षण प्रणाली का ज्ञान, आप देखो यहाँ पर कौन कौन सी मेथड हम उपयोग कर सकते हैं, अनेकों मेथड्स हैं। थोड़ी थोड़ी मैं चर्चा करूंगा, ज़्यादा लंबा बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं लेते हम, ठीक है। व्याख्या प्रणाली, ये तो नानकन लइका मन के कक्षा में तो ये उपयोगी न है भाई, है ना। लेक्चर मेथड कभी भी छोटे कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। 10वीं 12वीं जब हम पढ़ते हैं ना, तब व्याख्या विधि का उपयोग करते हैं। बड़े बड़े कहना चाहिए जैसे बल का है, बल के प्रकार, ऐसे वैसे, है ना भाई, केपलर का नियम, जल आघूर्ण, गुरुत्वाकर्षण बल सिद्ध करना, तो ये सब व्याख्या विधि से ये चीजें होती है। लेकिन एक प्राइमरी कक्षाओं में ये सब उपयोगी नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है। स्पष्टीकरण प्रणाली, अब स्पष्टीकरण मतलब अच्छे से डिटेल्ड आप समझाना, वर्णन करना एक प्रकार की भी व्याख्या विधि ही है। विवरण देना, तुलना प्रणाली, कथा प्रणाली। अब कथात्मक कहानी के रूप में कई जने पढ़ाते हैं, है ना, मतलब खेल खेल में पढ़ाते हैं, कई जने कहानी के माध्यम से पढ़ाते हैं। ये सब अलग अलग तरीके हैं पढ़ाने के। पुस्तक वाचन करके, पुस्तक वाचन मतलब पहले एक क्या कहना चाहिए हमको, बच्चा पहले पढ़ाएगा, पहले एक टीचर पढ़ाता है, फिर बच्चा उसको क्या करता है, सेंड करता है ना। टीचर पहले पढ़ाएगा, फिर बच्चा पढ़ाएगा, बारी बारी सभी बच्चे पढ़ाते जाते हैं। ये पुस्तक पठन या पुस्तक वाचन मेथड के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं, ठीक है। प्रश्न उत्तर, अब कभी कभी क्या करते हैं, प्रश्नों को भी समझाने लगता है टीचर। अनेक तरीके हैं ना, लेकिन आपको देखना ये होगा कि बच्चा कौन से तरीकों को पढ़ता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शिक्षण के कुछ सिद्धांत भी हैं जिसका ज्ञान होना एक टीचर को जरूरी है। कौन कौन से सिद्धांत हो सकते हैं देखो, क्रियाशीलता का सिद्धांत। भाई आपकी शिक्षा, आपका एजुकेशन, आपने जो टीचिंग किया है, आप जो पढ़ा रहे हो, कितना वो प्रभावशाली है, ये आपके सिद्धांत बताते हैं। प्रेरणा, देखो जब तक आप बच्चे को प्रेरित नहीं करोगे, मोटिवेट नहीं करोगे, बच्चा नहीं सीख सकता। चीजें समझ में आनी चाहिए भाई। सबसे एक प्राइमरी के लइका मन के मैं बात करता हूँ, छोटा नाना का लइका थे जब मन पढ़ाया जहां तुमन हल्ला करत थे। प्राइमरी मिडिल के भी यही हाल है, मैं बता देता हूँ, हल्ला करत थे। अब जब तक वो मतलब प्रेरित नहीं करिया सीखे बर, तब तक लइका नहीं सीखे। तो प्रेरणा का सिद्धांत भी बेहद जरूरी है। जीवन से संबंधित करने का, आप देखो जीवन से संबंधित मतलब क्या है भाई, जीवन से उसको जोड़ के पढ़ाना है बच्चे को। कुछ भी आप कुछ भी चीजें आप पढ़ा रहे हो, बच्चों के जीवन से जोड़ना। और ये कहता है एनईपी, ये कहता है एनसीएफ 2005 क्या कहता है भाई, शिक्षा नीति कहता क्या है कि ज्ञान को बच्चे के बाहरी जीवन से जोड़ना। मैंने अभी जो बताया हो, दूध वाला एग्जांपल लिया है, उसके परिवेश से जब उसको जोड़ोगे, मतलब कुछ भी पढ़ा रहे हो ना, तो परिवेश का उदाहरण जब आप दे रहे हो ना, तो बच्चे अपने परिवेश से जुड़ रहा है, अपने बाहरी जीवन से जुड़ रहा है। क्लियर है। आगे रुचि का सिद्धांत, ये
थॉर्नडाइक ने भी कहा है भाई जब तक बच्चे में रुचि नहीं है ना, अब कितना कोशिश कर लेवा सिखाए नहीं सका। मान लो यहीं पर लड़का के अगर रुचि नहीं है, जैसे भाई मोर रुचि गाड़ी मोटर बनाना सीखे के है नहीं, बोले जबरन ऑटो पार्ट के दुकान में भेज दे बनवावा, तो मोर रुचि च नहीं है तो कहाँ सीखा मैं वो चीज ला, है ना। तो रुचि का सिद्धांत भी यही कहता है, पहले बच्चों में रुचि लाओ तब बच्चा सीखेगा। निश्चित लक्ष्य का सिद्धांत, लक्ष्य प्राप्ति का सिद्धांत मतलब बच्चों को बताना कि इस पाठ को पढ़ाने के पीछे हमारा क्या पर्पस होनी चाहिए, है ना। तो पाठ को पढ़ाने के पीछे के उद्देश्य को बताना यही लक्ष्य का सिद्धांत है। चयन का सिद्धांत, पढ़ाने के तरीकों का चयन करना, नियोजन का सिद्धांत, ये सभी मेथड्स जो है उपयोगी मेथड है मेरे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और मेथड्स हैं, मैं इस पर भी बात कर रहा हूं, ठीक है। रुचि का हमने देख लिया, नियोजन, वैयक्तिक भिन्नता, मैं इसको कल के क्लास में भी बताया हूं। अगर 10 बच्चा है ना तो 10 बच्चा में कुछ न कुछ अलग अलग क्वालिटी रही, हूबहू कोई बच्चा नहीं मिले संगवारी हो, कुछ न कुछ क्वालिटी में अंतर रबेज करी, 10 बच्चा अलग अलग रही, वही अलग अलग जो कथन ना उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। अब आता है विभाजन का सिद्धांत, टुकड़ों टुकड़ों में संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि का भी उपयोग करके हम क्या करते हैं भाई, बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। ये मेथड्स हैं जिनके माध्यम से सिखाते हैं। इसके अलावा कुछ और, जैसे आवृत्ति का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत। देखो खेल खेल में मनोरंजन मतलब खेल खेल में सिखाना बच्चों को। अक्सर एलिमेंट्री कक्षाओं में ना ये ज्यादा देखने को मिलती है, बड़े बड़े जो पब्लिक स्कूल है ना, बड़े बड़े खेल के सामग्री थे, टीएलएम जला कथन, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो ई मन के माध्यम से सिखाता वो हम मनोरंजन के सिद्धांत माधे लगभग काबर खेल खेल में लड़का सीखा थे, है ना भाई। तो ये सब मेथड है मेरे दोस्तों जिसका उपयोग करते हैं। अब शिक्षण सूत्र देखो, इसके अलावा भी कुछ शिक्षण सूत्र भी हो सकते हैं। अब क्या क्या शिक्षण सूत्र हो सकते हैं जी, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात मतलब जानना, जेकर बारे में लड़का जाना थे। जैसे मान लीजिए हमने बच्चों को हमें वृत्त पढ़ाना है, तो लड़का वृत्त कहबो तो आंखें कान ला मूंद ही नहीं जाने हो, तो सबसे पहले बच्चे को फुटबॉल को बताओ, सेव को बताओ, गेंद को बताओ, जिसके बारे में बच्चा जानता है, मतलब ज्ञात जान रहा है। उसके बाद फिर हाँ तो ई तो वृत्त कथे लड़का हो, इसने ला वृत्त कथे, इस तरह से हम उसको बता सकते हैं ज्ञात से अज्ञात। सुगम से कठिन मतलब सरल से कठिन, पहले सरल को बताएं फिर कठिन को बताएं, है ना, सरल से जटिल वही है। स्थूल से सूक्ष्म, देखो स्थूल से मतलब बड़े से छोटे को बताना, पूर्ण से अंश की ओर ले जाना, अनिश्चित से निश्चित, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब पहले जो हम जिसको बारे में देख सकते हैं उसके बारे में पहले बताओ, फिर इमेजिनेशन की ओर, बच्चे को कल्पना की ओर बाद में ले जाना है। शुरू से बताओ कि अब वो दिल्ली में ये है वो है, कल्पना डायरेक्ट कल्पना में नहीं ले जाना भाई, पहले तो जो देख पा रहा है बच्चा उसके बारे में बच्चा बताएगा, है ना, फिर उसको कल्पना की ओर, विशिष्ट से सामान्य, संश्लेषण से विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, और मनोवैज्ञानिक से तर्क, अनुभव से तर्क। इस तरह के जो मेथड्स हैं हम बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखो, शिक्षक के व्यक्तिगत गुण भी हो सकते हैं। अब शिक्षक में भी कुछ अलग से व्यक्तिगत क्वालिटी होनी चाहिए। क्या क्वालिटी होनी चाहिए, देखो अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए भाई, अगर तन तन रहोगे ना तभी तो अच्छा पढ़ा सकोगे, स्वास्थ्य अच्छा है तो स्फूर्ति हो, उत्साह होगा, पढ़ाने की ललक, जुनून, तभी पढ़ा पाओगे, है ना। समान किंतु रुचिपूर्ण वेशभूषा, अच्छी आपका वेशभूषा हो, पहनावा भी आपका एक शिक्षक की तरह होना चाहिए, आपका व्यवहार भी अट्रैक्टिव होना चाहिए। न्याय और निष्पक्ष तरीके से पढ़ाओ, भेदभाव नहीं करना बच्चों में, यह मोर सगाए, यह तोर सगाए, यह तोर जाति के, यह मोर जाति के, इस तरह के भाव जो है एक टीचर में नहीं होना चाहिए। ये लड़का है, ये लड़की है, इस तरह का भाव बच्चों में न करे एक शिक्षक। आत्मविश्वास हो कि मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, बच्चे को सिखा सकता हूँ,
ये आप में आत्मविश्वास होनी चाहिए, खुशमिजाज हो, हंसमुख प्रवृत्ति के हो, सबको हंसा सके, सबको साथ ले चले, है ना। सहानुभूति, लोगों बच्चों के साथ सहानुभूति पूर्वक बात करे, धैर्य और लगन की भावना हो, उनमें उत्साह हो, ललक हो, वो आशावादी हो, अर्थात वो भविष्य वक्ता की तरह हो, मतलब बच्चे कुछ बन सके, कुछ कर सके, इस काबिल बनाने की क्षमता हो। ठीक है, पहलकदमी और ज्ञान से लैस हो, ज्ञान क्षमताओं से भरा हुआ हो एक शिक्षक में, तो इस तरह की व्यक्तिगत योग्यता है जो एक टीचर में आवश्यक होती है। ठीक है मेरे दोस्तों, सदाचरण, नेतृत्व क्षमता, कक्षा शिष्टाचार, ये सभी चीजें एक टीचर की हो जाती है। आप सभी इनको बता लोगे, कोई ज्यादा इसमें नहीं है। क्लियर है भाई। आज की ये क्लासेस इतना ही रखेंगे। यही शिक्षा के संबंध में, शिक्षक के संबंध में अभिवृत्ति है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा। चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक भी शेयर करें, ताकि आप सभी के मित्र भी जो है इस क्लास को रेगुलर अटेंड कर सकें। जय हिंद।